ग्रेजुएशन में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं वो है ग्रुप थ्योरी। ये ग्रुप थ्योरी जो है, ये ग्रुप जो टर्म है वो सबसे पहले कॉइन किया गया था एवसेट गैल्वा के द्वारा, जो कि एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। इस सेक्शन को कवर करने के लिए मैं बेसिकली दो बुक को फॉलो करूंगा, जिसमें से पहला बुक होगा कंटेम्प्रेरी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बाय गैलियन, और दूसरा बुक होगा मॉडर्न अलजेब्रा बाय सुरजीत सिंह एंड काजी जवेदुद्दीन। मोस्ट ऑफ द थ्योरम्स जो कि हम कवर करेंगे इन सेक्शंस में, वो बेस्ड होगा गैलियन बुक के प्रूफ के आधार पर। ग्रुप थ्योरी पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक्स हमारे पास होने चाहिए। बेसिक्स में सबसे पहले सेट्स एंड फंक्शंस और दूसरा सम बेसिक्स ऑफ नंबर थ्योरी। तो कुछ नंबर थ्योरी के बेसिक्स भी चाहिए होते हैं। तो मैं एज्यूम करता हूँ कि हम लोग सेट और फंक्शंस जो है उसके बारे में हमें जानकारी है, और जो कुछ बेसिक्स नंबर थ्योरी के रिलेटेड रिजल्ट्स हैं वो जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी हम उसे अपने प्रॉब्लम्स में कवर करते चले जाएंगे। हम ग्रुप थ्योरी को समझने के लिए रेगुलर पॉलीगॉन्स के सिमेट्रीज का एग्जांपल देखते हैं। रेगुलर पॉलीगॉन में आ गया इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आ गए, थ्री साइड्स जिसके इक्वल्स हैं, स्क्वायर्स हो गए जिनकी फोर साइड्स इक्वल्स हैं, रेगुलर पेंटागन हो गए, रेगुलर हेक्सागन हो गए एंड सो ऑन। हम सिंपली सबसे सिंपल जो है वो स्क्वायर है। स्क्वायर सबसे सिंपल इक्विलैटरल ट्रायंगल है, लेकिन हम स्क्वायर की हेल्प से आगे बढ़ते हैं। तो एक स्क्वायर है, इसके इंटरनल कॉर्नर को हम यदि हम 1 2 3 4 से रिप्रेजेंट करते हैं इनके कॉर्नर्स को, और इसे हम फिक्स मानते हैं। अब हम इनकी सिमेट्रीज के बारे में बात करना चाहते हैं कि सिमेट्रिकल फिगर कैसे कैसे हो सकते हैं। तो यदि हम इसे रोटेट करते हैं, रोटेशन हम फिक्स करेंगे या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो हम यहाँ पर जो रोटेशंस ले रहे हैं वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं। तो अब जो चीजें हैं सिमेट्रिकल फिगर्स में ये फिगर जो है देखने में एग्जैक्ट सेम लगे। और रोटेशन यदि हम लेते हैं, पहला रोटेशन जो सिंपल नजर आ रहा है कि हम इसे रोटेट 0 डिग्री से करते हैं, और सेंटर इसका ये है। तो इसके फोर साइड्स हैं, तो हर एक एंगल कितना होगा 360 अपॉन 4 मीन्स 90 डिग्री। 90 डिग्री या 90 डिग्री के मल्टीपल्स में हम इसे रोटेट करें तो सेम सिमेट्रिकल फिगर मिलेगा। तो R0 हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह से होगा। मीन्स इसका इंटरनल है 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 है, और 1 2 3 4 ही रहेगा इंटरनल, और 1 2 3 4 आउटसाइड भी रहेगा। अब दूसरा है, ये है 1 2 3 4। अब इसे जब हम 90 डिग्री पे रोटेट कर देते हैं, ठीक है, इसके जो पोजीशंस हैं वो बदल जाएंगे। ये 90 डिग्री पे ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो अब जो है एक्चुअली ये 1 2 3 4 इसका एक्चुअल पोजीशन, ये जो पोजीशन है ये एक्चुअल पोजीशन है 1 2 3 4, और इंटरनली जो है वो रोटेशन के बाद पोजीशन है। तो हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं
R0 को हम एक मैट्रिक्स के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 और 1 1 पे मूव कर रहा है, 2 2 पे मूव कर रहा है, 3 3 पे, 4 4 पे। और ये 90 डिग्री पे रोटेशन है, इसको हम R90 से रोटेशन 90 से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसमें ये है 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 है। तो 1 जो पोजीशन था उसको किसने ऑक्यूपाई कर दिया? 4 ने। और 2 पोजीशन को 1 ने, 2 3, तो ये 90 हो गया। इसी तरह हम और दो रोटेशंस की बात करते हैं। ये 1 2 3 4 है और इसे हम आप 180 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो पोजीशंस हैं, ये 180 जब रोटेट करेगा तो 1 का पोजीशन 3 पे चला जाएगा, ये 1 हो गया, ये 2 हो जाएगा, ये 3 और ये 4। और इसका एक्चुअल पोजीशन था 1 2 3 4। तो R 180 क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 जो पोजीशन था वो चेंज हो गया 1 1 2 3 4 पे। उसी तरह फिर से हम मूव करते हैं 1 2 3 4 और R 270। R 270 की बात करते हैं तो ये 1 2 3 4 है और 270 मतलब 390 में। तो ये पोजिशन 1 2 3 4 आफ्टर रोटेशन एक्चुअल पोजीशन ये हो जाएगा और कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में 1 किस पे, 1 की जगह पे 2 आ जाएगा, 2 की जगह पे 3 आ जाएगा। इसको R 270 की बात करें तो 1 2 3 4 ये हो जाएगा 1 2 3 4। ये हमारे 4 रोटेशंस हो गए। यदि हम फिर 360 की बात करें तो 360 इज एग्जैक्ट सेम एज R20। तो हमारे पास बेसिकली ये 4 रोटेशंस मिलेंगे। इन 4 रोटेशंस के बाद एक सेक्शन ये हो सकता है कि हमारे पास 1 2 3 4। अब हम ये कर सकते हैं कि हम इसे वर्टिकल लाइन के अबाउट इसका रिफ्लेक्शन लेते हैं। ये वर्टिकल लाइन, इसके अबाउट रिफ्लेक्शन लेंगे तो फिर हमें एक सिमेट्रिकल फिगर ही मिलेगा। ये पोजीशन कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये है ओरिजिनल पोजीशन 1 2 3 4 और आफ्टर रिफ्लेक्शन जो पोजीशन चेंज हो जाएगा 1 2 पे चला जाएगा और 2 1 पे, ये 4 और ये 3। ये फ्लिप करने के बाद वर्टिकल फ्लिप हम कर रहे हैं तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वर्टिकली फ्लिप कर इसको भी से रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 4। 1 की जगह 1, ये हो जाएगा 2 1। 1 की जगह 2, 2 की जगह 1, 3 की जगह 4, 4 की जगह 3। ये हमारा V हो गया। एक और हम कर सकते हैं, यदि हम हॉरिजॉन्टल फ्लिप कर दें, हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट हम रिफ्लेक्शन लेते हैं तो भी हमें सिमेट्रिकल फिगर मिलेगा। ये ओरिजिनल पोजीशन है 1 2 3 4 और इसे हम 1 2 3। इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या चेंजेस आया है, इसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। H मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके अबाउट फ्लिप करते हैं तो 1 4 पे चला जाएगा और 4 1 पे चला जाएगा, ये 2 पे चला जाएगा और ये 3। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 2 3 4 और ये जो वैल्यूज आ गई वो आ गई 1 1 का 4 4 का
1 का 4 आ जाएगा, 4 का 1, 2 का 3, 3 का 2। तो आफ्टर हॉरिजॉन्टल फ्लिप, या फिर हम कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन लेने पे 1 4 पे चला जाएगा, 4 1 पे। इससे हमने इसके अबाउट फ्लिप किया है। फिर एक हो सकता है यदि हम डायगोनल के अबाउट फ्लिप करें, तो हमारा पोजीशन है 1 2 3 4, और ये डायगोनल के अबाउट करते हैं। इसको हम यदि डी से रिप्रेजेंट करें, तो हमारे पास 1 2 3 4 ओरिजिनल पोजीशन है। यहाँ इस डायगोनल के अबाउट कर रहे हैं। मेन डायगोनल, दो डायगोनल्स हैं। पहला डायगोनल ये है 1 2 3 4। यदि हम मेन डायगोनल के अबाउट कर रहे हैं तो 1 और 3 फिक्स रहेंगे। 1 और 3 सेम रह रहे हैं, उसके अबाउट हमने फ्लिप किया है, तो 2 की जगह 4 आ जाएगा, 2 की जगह 4 आ जाएगा, 4 की जगह 2 आ जाएगा। तो इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डी से, और डी की वैल्यू हो जाएगी 1 2 3 4, जिसमें 1 और 3 कांस्टेंट है, 2 4 काफी प्लेसेस को इंटरचेंज कर रहे हैं। उसी तरह हम डी डैश ले सकते हैं अदर डायगोनल के अबाउट 1 2 3 4, और इसे हम सेकेंड डायगोनल टी डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये वैल्यू हो जाएगी 1 2 3 4। इसमें 4 और 2 फिक्स रह जाएंगे, चेंज किया इंटरचेंज हो जाएगा, 1 की जगह 3, 3 की जगह 1। तो टी डैश को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 2 3 4, और जिसमें 3 1 2 एंड 4 आर फिक्स्ड। इस तरह से यदि हम सिमेट्रीज ऑफ स्क्वायर की बात करें, तो हमारे पास पॉसिबल सिमेट्रीज एक 8 सिमेट्रीज होंगे। R0, R90, R180, R270, V, H, D, D डैश। तो हमारे पास ये बेसिकली 8 सिमेट्रीज ऑफ स्क्वायर्स हैं। हमने यदि गौर से देखें, ये सिमेट्रीज ऑफ स्क्वायर्स को यदि हम स्क्वायर्स को रिमूव कर देते हैं और सिर्फ हम इन नोटेशंस के ऊपर रहते हैं, जितने भी रिफ्लेक्शंस नोटेशंस हैं, वो सारे को यदि हम कलेक्ट करते किसी सेट में, सपोज द सेट इज B4, और इन्हें हम लिखते हैं R0, R90, R180, R270, H, A, D, इस सेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये R0, R90, R180, R270, H, D डैश में गौर से देखा जाए तो ये एक परमुटेशन है 4 सिंबल्स के ऊपर। 4 सिंबल्स के ऊपर यदि हम परमुटेशन की बात करें, तो 4 फैक्टोरियल यानी कि 24 डिफरेंट परमुटेशंस अवेलेबल हो सकते हैं। उन 24 डिफरेंट परमुटेशंस में से हमने इन 8 परमुटेशंस जो सिमेट्रीज ऑफ स्क्वायर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हमने कलेक्ट किया है। इन यदि हम इसे सेपरेटली अलग अलग लिख लें, R0 जो है हमारा है 1 2 3 4, 1 2 3 4। R90 है 1 2 3 4 4 1 2 3। R180 है 1 2 3 4 3 4 1 2। R270 है 1 2 3 4 2 3 1। H is 1 2 3 4 1 4 4 1 3 2। V is 1 2 3 4 2 1 4 3. B is 1 2 3 4 and 1 3 is fixed,
4 2. T dash is 1 2 3 4 3 1 2 4। तो ये हमारे पास डिफरेंट सिमेट्रीज जो हैं, स्क्वायर की सिमेट्रीज को हम जिससे ऑब्टेन कर सकते हैं, वो हमारे पास ये 8 है। तो हम इसे रिमूव करते हैं। हम देखना चाहते हैं कि सिमेट्रीज ऑफ स्क्वायर्स को हम सिंबॉलिकली इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि परमुटेशंस हैं, और परमुटेशंस हैं, लेकिन परमुटेशंस हैं 4 सिंबल्स के ऊपर। यदि हम सिमेट्रीज ऑफ ट्रायंगल की बात करें, तो सिमेट्रीज ऑफ ट्रायंगल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सिमेट्रीज ऑफ ट्रायंगल के लिए हम इक्विलैटरल ट्रायंगल लेते हैं। हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। इसमें हमारे पास रोटेशंस कितने होंगे? तो हमारे पास टोटल इक्वल साइड से 3 120 ईच रोटेशंस मीन्स यदि इसका एक्चुअल पोजीशन है 1 2 3, तो इसे हम R0 की बात करें तो ये तो सेम रह जाएगा, इसमें तो कोई चीज की जरूरत नहीं है। 1 2 3 1 2 3। उसी तरह हम इसे रोटेट करते हैं, तो 1 2 3। अब इसे हम R120 पे रोटेट करते हैं। R120 क्या हो जाएगा? R120 होगा कि ये रोटेट करने के बाद 1 2 3, ऐसे हमने एक रोटेशन किया, और इक्विलैटरल ट्रायंगल है और ये एक्चुअल पोजीशन था। फिर यदि हम इसे 240 पे रोटेट करें, ये हमारा 1 2 3 ओरिजिनल पोजीशन है। R 240 की बात करें तो R 240 जो है उसमें 1 जो है 2 बार रोटेट होगा, 1 का पोजीशन 3 पे आ जाएगा। 1 2 एंड 3, एक्चुअल पोजीशन था 1 2 3। तो हम R0 को सिंपली लिख सकते हैं 1 2 3 एक्चुअल पोजीशन है, और ट्रांसफॉर्म पोजीशन भी 1 2 3 है। R 120 इज एक्चुअल पोजीशन 1 2 3 है, और इसके अबाउट हम यदि हम 240 120 के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, 120 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं, तो जो एक्चुअल पोजीशन है 1 1 2 3 ये हो जाएगा। R 240 की बात करें तो 1 2 3, यहाँ 1 2 3 ये पोजिशन हो जाएंगे। तो ये तो हो गए रोटेशंस। रोटेशंस के बाद अब हम रिफ्लेक्शंस की बात करते हैं। तो रिफ्लेक्शंस की बात करेंगे तो हमारे पास जो है ये है एक्चुअल पोजीशन 1 2 3। एक्चुअली इक्विलैटरल ट्रायंगल लग नहीं रहा है, बट कंसीडर कर रहे हैं ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो यदि हम 1 से ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से पास कर रहे हैं लाइन को, तो इसके अबाउट यदि हम रिफ्लेक्शन देखते हैं तो इसको भी हम रिप्रेजेंट करते हैं F1 से। तो हमारा F1 जो है वो कुछ इस तरह से होगा, जिसमें 1 तो फिक्स रहेगा, लेकिन 2 3 चेंज हो जाएगा, ये 2 होगा, ये 3 हो जाएगा, और एक्चुअल पोजीशन था 1 2 3। तो हम F1 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 2 3, where 1 is fixed and 3 and 2 are exchange. Similarly, हम 1 2 3 यदि हम इसके अबाउट करते हैं, इसको हम F2 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो F2 is nothing 1 2 3, where 2 is fixed and 3 1 are exchange. Similarly, F3 1 2 3, 3 is fixed, 2 and 1। तो ये हो गया सिमेट्रीज ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इसको हम D3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें हो गए R0 R 120 R 240 F1 F2 F3। इस तरह से हम बहुत आसानी से किसी भी
रेगुलर पॉलीगॉन का जिसमें कम से कम 3 साइड्स हों, क्योंकि 2 साइड्स में भी कर सकते हैं। रेगुलर पॉलीगॉन बनाने के लिए, एरिया कवर करने के लिए 3 तो चाहिए। तो रेगुलर पॉलीगॉन के लिए हम इस तरह से सिमेट्रीज निकाल सकते हैं। इस तरह से हमने ये सेट्स बना लिए। ये सेट्स एक्चुअली परमुटेशंस हैं, और परमुटेशंस 1 1 ऑन टू फंक्शंस होते हैं। 1 1 ऑन टू फंक्शंस होते हैं। अब फंक्शंस में हम 2 फंक्शंस को ऑपरेट कर सकते हैं एक दूसरे से, जिससे हम बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। composition of functions। यदि हमारे पास ए कोई सेट है, बी सेट है, और एफ जो है वो ए से बी में जा रहा है, और जी है डी से सी में जा रहा है, देन GOF(x) is G of f of x। तो फंक्शन GOF को हम डिफाइन करते हैं गॉफ, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन G एंड F। GOF को हम डिफाइन करते हैं G of fx, यानी G एक एलिमेंट को, GOF एक एलिमेंट को C पे लेके जाएगा। दिस इज GOF। तो हमारा जो केस है, यदि हम सेट 1 2 3 4 मान रहे हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये काउंटेशंस है, ये T4 है, T4 नहीं है, ये कोई सेट है, 4 एलिमेंट का सेट है। तो ये कंपोजिशन है, R0 R90 R180, वो यहाँ से यहीं लेके जा रहे हैं। यहाँ पर GOF to define है, but FOG is not defined। FOG is not defined। इस केस में FOG डिफाइंड नहीं है, लेकिन GOF डिफाइंड है। लेकिन जब A B C तीनों सेट इक्वल हो जाएंगे, A हो जाएंगे, तब फिर FOG और GOF दोनों हम डिफाइन कर सकते हैं। जब हमारा कंपोजिशन डिफाइंड है, तो हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के हेल्प से हम 2 एलिमेंट्स को ऑपरेट कर सकते हैं। यदि हम 2 एलिमेंट्स के बीच में एक ऑपरेशन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन यूज करते हैं, तो किस तरह का, जैसे सपोज कीजिए R90 R180, R90 R180 है, तो R90 R180 को कंपोजिशन फंक्शन ले रहे हैं, बीच में कंपोजिशन फंक्शन है, तो इसको हम लिख सकते हैं R90 R181 को क्या ले जाएगा, R90 R182 को कहाँ लेके जाएगा, R90 R183 को कहाँ लेके जाएगा, R90 R184 को कहाँ लेके जाएगा। हम इनको जानना चाहते हैं, तो ये R90 R180, यदि हम समराइज कर रहे 1 2 3 4, तो कहाँ पे लेके जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं R90 R181, ये हो जाएगा R90 R180, R90 R183, R90 R184। तो R90 R181, तो R90 R181 को कहाँ पे लेके जा रहा है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं R90 R181 को कहाँ पे ले जा रहा है, तो R181 को 3 पे लेके जा रहा है, 3, और R93 को कहाँ पे ले जा रहा है, 2 पे, तो ये वैल्यू हो गई। तो हम लिख सकते हैं कि R90 R180
का कॉम्बिनेशन 1 को पे लेके जा, उसी तरह R90 R182 को कहाँ पे ले जा रहा है, तो R182 को 4 पे ले जा रहा है, और इसको लिख सकते हैं R94, और 4 को R93 पे लेके जा रहा है। ये हो गया 3, यानी कि ये दोनों 2 को 3 पे लेके जा रहा है। इसी तरह R90 R183 को 1 पे लेके जा रहा है, और R91 को 4 पे लेके जा रहा है, 4 पे लेके जा रहा है। और फिर R84 की बात करें, R184 को कहाँ पे लेके जा रहा है, 2 पे लेके जा रहा है, R92, और ये 2 1 पे लेके जा रहा है, तो ये 1 पे गया। और हम R180 का जो ऑपरेशन है, एक कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, वो एक्चुअली ये फंक्शन बन जा रहा है, और ये हम गौर करें तो ये R270 है, R270। तो इस तरह से हम किसी भी दो फंक्शन को दो दो एलिमेंट को हम फंक्शन ऑफ कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में ऑपरेट कर सकते हैं। तो बहुत आसानी से देख सकते हैं कि इसकी वैल्यूज क्या होगी। अब इसको देखने के लिए हम इतना लंबा वर्क तो नहीं करेंगे। जैसे सपोज कीजिए H और V हमको निकालना है, एच वी इज क्वाइट सिंपल। पहले तो हमारा 1 2 3 4 जो एक्चुअल पोजीशन है, और उसके बाद हमें एच वी है, हमें V से H में हम देखना है। एक्चुअली V में 1 2 पे लेके जा रहा है, और H 2 को 3 पे लेके जा रहा है, तो 1 3 पे हो गया। V में 2 1 पे लेके जा रहा है, और 1 4 पे, तो 2 4 पे, 3 4 4 1 एंड 4 3 3 2, ये हो गया। तो एच वी की वैल्यू हो जाएगी 3412 इज R120 R180। तो एच वी की वैल्यू हो गई R180। इसी तरह वी एच क्या हो जाएगा, वी एच की बात करें 1 2 3 4 की बात करें तो वी एच हो जाएगा। तो वी एच की बात करें तो हम सेकंड से फर्स्ट पे आते हैं। 1 4 पे जा रहा है, 4 3 पे जा रहा है, 1 4 पे जा रहा है, 4 3 पे जा रहा है, 2 3 पे जा रहा है, 3 4 पे जा रहा है, 3 2 पे जा रहा है, 2 1 पे जा रहा है, 4 4 1 पे जा रहा है, 1 2 पे जा रहा है। इज अगेन R180। अब हम किसी को निकाल सकते हैं, एच डी भी निकाल सकते हैं। एच डी इज 1 2 3 4। तो एच डी है तो डी को हम कवर करेंगे। 1 1 पे, 1 1 पे जा रहा है, और यहाँ 1 4 पे जा रहा है, 2 4 पे जा रहा है, 4 1 पे जा रहा है, 3 3 पे जा रहा है, 3 2 पे जा रहा है, और 4 2 पे जा रहा है, 2 3 पे जा रहा है। दिस इज 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 R90। ये हो गया R90। उसी तरह हम डी एच की बात करें, डी एच क्या होगा, 1 2 3 4। तो एच 1 4 पे जा रहा है, और डी में 4 2 पे जा रहा है, 1 4 पे जा रहा है एच में, और डी में 4 2 पे जा रहा है। उसके बाद एच में 2 3 पे जा रहा है, और डी में 3 3 पे जा रहा है। फिर एच में 3 2 पे जा रहा है, डी में 2 4 पे जा रहा है, एंड 4 1 पे जा रहा है, और डी में 1 1 पे जा रहा है। दिस इज 2 3 4 1 2 3 4 1 R270 R270। तो इस तरह से हम किसी भी दो एलिमेंट को ऑपरेट करेंगे,
यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि एच डी इज नॉट इक्वल टू डी एच, एच डी डी एच के इक्वल नहीं है। ये R90 है, RE270 है। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जब हम दो एलिमेंट लिखे एक्स वाई वो इक्वल हो जाए वाई एक्स के। तो हमें हर एक कॉम्बिनेशन एक्स वाई और वाई एक्स दोनों को ऑब्टेन करना होगा। तो इस तरह से हम इसके एलिमेंट्स को ऑपरेट कर सकते हैं। इसके एलिमेंट्स को हम ऑपरेट कर सकते हैं। अब हम एक टेबल बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन की बात की जाती है। ये हमारे एलिमेंट्स हैं और हम एक टेबल बनाते हैं। R0, R90, R180, R270, H, V, D, DS, फिर R0, R90, R180, R270, H, V, D, D डैश। ये है टेबल। इस टेबल के एंट्रीज को हम फिल करना चाहते हैं और यहाँ पर एक कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, यहाँ जो हम ऑपरेशन लिख रहे हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, ये सारे फंक्शंस हैं। यहाँ पर R0, हम R0 की बात करें तो R0 इज 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ये जो है कोई चेंज नहीं ला रहा है। 1 को 1 पे ले जा रहा है, 2 को 2 पे ले जा रहा है, 3 को 3 पे ले जा रहा है, 4 को 4 पे ले जा रहा है। तो इसको यदि हम किसी से भी ऑपरेट करते हैं, सपोज कीजिए H के साथ ऑपरेट करते हैं, R90 को H के साथ, H इज 1 2 3 4 एंड 4 3 2 1। तो R0H की बात करें तो 1 2 3 4, ये 1 को तो यही रह गया, तो ये इसका इमेज क्या होगा, 1 का 4 और 4 का 4 ही रह जाएगा, 2 का 3 3 का 3 ही रह जाएगा, 3 का 2 2 का 2 ही रह जाएगा 1। तो ये वापस H ही आ जा रहा है। तो हम देख सकते हैं R0 को H से ऑपरेट करें या H को R0 से ऑपरेट करें, ये वापस H ही आएगा। तो मतलब R0 से हम किसी को भी ऑपरेट करते हैं तो जिसके साथ ऑपरेशन कर रहे हैं उसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसको हम लिख सकते हैं R0 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 होगा, R0 R90 ये भी R90 होगा, ये R180 होगा, R270 हो जाएगा, क्योंकि R0 270 को जब हम ऑपरेट करता है R0 के साथ 270 को, तो 270 में कोई चेंज नहीं आएगा। फिर उसी तरह ये H हो जाएगा, ये V, ये D और ये D डैश। उसी तरह हम R90 को R0 करेंगे तो फिर वापस R90 ही मिलेगा, R180 को R0 से R180 ही मिलेगा, R270 को R270 ही मिलेगा, ये H, V, D और D डैश ही मिलेगा। ठीक है, अब R90 को R90 के साथ करते हैं तो R90 मतलब 90 को एक और हम रोटेट कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, R180 हो जाएगा। फिर R180 को 90 डिग्री से रोटेट करेंगे तो R270 को, जिसको हम ऑपरेशन करके भी चेक कर सकते हैं कि बहुत आसानी से मिल जाएगा। और हमने चेक भी किया था, R90 R180 R270 आया था, और R90 R270 वापस R0 आ जाएगा। तो इस तरह से हमें पूरा टेबल कंप्लीट करना है। इस टेबल को हम
कंप्लीट करने के बाद इसका टेबल कर लो, कुछ इस तरह से होगा। मैं कंप्लीट टेबल आपके लिए लिख देता हूँ, फिर हम इस टेबल को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। फिर हम टेबल कंप्लीट करते हैं, टेबल कुछ इस तरह से आता है। इस टेबल में कुछ खास बातें हैं, जिस खास बातों को हम देखते हैं। सबसे पहली बात, इस टेबल की सारी एंट्रीज जो है वो सारी एंट्रीज इसी सेट से बिलोंग कर रही है, D4 से ही बिलोंग कर रही है। एक और बात कि हर एक रो, हर एक कॉलम में, ये रो ले लेते हैं, एक कॉलम में किसी भी रो, किसी भी कॉलम में कोई भी एंट्री जो है वो यूनिक है। जैसे R0 इस रो में एक ही बार आया, इस कॉलम में भी एक ही बार आया। ऐसा नहीं है कि R0 इस रो में एक से ज्यादा बार आया या इस कॉलम में एक से ज्यादा बार आया है। ये हम गौर कर सकते हैं, एक सब्जी जगह लागू है। यहाँ भी देख लीजिए, इस कॉलम की बात करें, इस कॉलम में हर एक एंट्री जो है वो एक ही बार आई है। या इस रो की बात कर लें, इस रो में हर एक एंट्री जो है वो एक ही बार आई है। तो एक बात तो साफ साफ नजर आ रही है कि यदि हम इसके किसी आर्बिट्रेरी एलिमेंट को एक्स और वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एक्स और वाई को यदि हम ऑपरेट कर रहे हैं तो वापस ही D4 में ही जा रहा है। तो ऐसी ये एक खास प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि हमने एक सेट लिया हुआ है और इसके ऊपर यहाँ पर हमने एक ऑपरेशन डिफाइन किया हुआ था, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। हम जब डिटेल में पढ़ेंगे ग्रुप थ्योरी, तब हम ऑपरेशन जो है, इसके बीच में जो ऑपरेशन है, उस ऑपरेशन को हम स्पेसिफिक नेम देते हैं। उसको हम बाइनरी ऑपरेशन करते हैं, उसके डिफिनेशन में पढ़ लिए, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम कुछ चीजों पर नहीं जाते हैं, शॉर्ट में जाते हैं। ये क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी? ये क्या कहता है कि x y belongs to D4 for all x comma y belongs to D4। इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। इसी तरह एक आता है एसोसिएटिविटी। हम जानते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज एसोसिएटिव। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज एसोसिएटिव कहने का मतलब, यदि x y और z तीन है तो हम x y z, ये जो ग्रुपिंग है, हम पहले वाई जेड को एक्स के साथ, पहले वाई जेड को ऑपरेट कर, उसके बाद उसके साथ एक्स को ऑपरेट कर रहे, यहाँ पर एक्स वाई को पहले ऑपरेट कर रहे, फिर जेड को। किसी भी एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू D4 के लिए ट्रू होगा, क्योंकि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एसोसिएटिव होता है। एक और बात है, यहाँ पर R0 एक ऐसा एलिमेंट है जो जिसको हम किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, एक्स के साथ, या एक्स को R0 के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, तो वापस एक्स ही मिल रहा है। यहाँ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू D4। तो R0 जो है एक खास तरह का एलिमेंट है, ऐसा एलिमेंट जो इस तरह की प्रॉपर्टी को शो करता है, उसको हम आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। इन चीजों को हम वन बाय वन फिर से डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे एक और बात है, हर एक कॉलम में R0 आ रहा है। ये R0 यहाँ पर है, ये R0 यहाँ पर है, फिर 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 R0 यहाँ, फिर R0 यहाँ पर। तो ये R0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इसको हम कह सकते हैं कि R0 के साथ क्या खास बात देख रहे हैं? R जैसे R90, R270, या फिर R270, R90, वापस R0 मिल रहा है। ठीक है, तो यदि हम किसी भी एलिमेंट x की बात करें, एक्स वाई और वाई एक्स, ये वापस R0 या जो कि आइडेंटिटी है इस सेटअप के लिए, यदि मिल जाए तो हम y को x का इनवर्स एंड x को y का इनवर्स बोलते हैं। तो
हमने देखा है कि ये जो टेबल है, ये जो हमारा सेटअप है, ये सेटअप कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के रिस्पेक्ट में चार प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है। तो ऐसा सेटअप जो इस तरह की चीजों को सब शो करता है, तो उसको हम खास नाम देते हैं। एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हुआ, और अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हम पढ़ना शुरू करेंगे, इसे हम ग्रुप बोलेंगे। अब डिटेल में हम नेक्स्ट सेक्शन में, नेक्स्ट क्लास में हम ग्रुप की डेफिनेशंस को, ग्रुप की डेफिनेशन को पढ़ेंगे।